Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, share, and comment on the video. पार्वती की सास निर्मला की आदत थी दूसरों के घर में ताका झाकी करने की। निर्मला की इस आदत से पड़ोसन शांति भी कई बार खिसिया जाती थी। क्या बात है शांति, आजकल नाश्ते में बड़ा घी मक्खन खाया जा रहा है। आ गई नजर लगाने। अरे वो बेटी ने गांव से भेजा है, उसने नई गाय ली है, इसलिए बोल रही थी माँ तुम गांव का घी मक्खन खाओ, शहर के घी मक्खन में भला क्या ताकत। ये तो तुम सही कह रही हो, हमारा तो कोई गांव में रहता ही नहीं है। अगर अब की बार चक्कर लगे किसी का तो मेरे लिए भी मंगवा देना, हम भी गांव का घी मक्खन खाकर देख लेंगे। निर्मला ये कहकर वहां से चली जाती है। शांति गुस्से में बोलने लगती है, ये निर्मला ने तो बहुत तंग किया हुआ है, जब देखो कोई चीज घर में आने की देर है ये पहले मांगने आ जाती है, कहां तक इससे छुटकारा पाऊं। माँ जी आपको पता है शांति मौसी आपको पसंद नहीं करती हैं, फिर भी आप बार बार उनके घर क्यों जाती हैं? तू कैसे कह सकती है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है? अभी उसके घर चाय का कप पीकर आ रही हूं। तुझे पता है उसकी बेटी ने गांव से मक्खन घी भेजा है, शुद्ध और असली। मैंने बोल दिया है किसी का चक्कर लगे तो हमारे लिए भी मंगवा दे। अब तू तो कुछ लाने से रही, दूसरों से ही कहने पड़ेगा। तू तो परवाह करती नहीं है, खुद भी कमजोर हो रही है और मुझे भी मोटा नहीं होने देती। माँ जी ज्यादा घी मक्खन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, शहर का घी मक्खन ही अच्छा है, ऐसे किसी से मांगना अच्छी बात थोड़ी है। निर्मला की इस आदत के कारण कई बार पार्वती उसे समझा चुकी थी, पर निर्मला थी कि वो मानती ही नहीं थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अरे शांति, ये तेरे घर में गाय कैसे आई? पहले तो कभी नहीं देखी। अरे मेरी लड़की ने गांव से भिजवाई है, वो कह रही थी बार बार गांव से घी मक्खन भिजवाने में परेशानी होगी, इसलिए इसी गाय का दूध निकालकर दूध और दूध से बनी चीजें बनाकर इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, ये तो बड़ी बढ़िया बात रही। तुम अपने लिए दूध निकालो तो थोड़ा मुझे भी दे देना, हमारा दूध वाला बड़ा पतला दूध देकर जाता है, चाय में बिल्कुल भी स्वाद नहीं रहता। ज्यादा नहीं, बस रोज का 1 कप मेरे लिए काफी है, बाकी सब घर के लोग तो वही दूध से बनी चाय पी लेते हैं। निर्मला कुछ दिनों तक लगातार शांति के घर जाती और गाय का दूध लेकर आ जाती। इस बात से शांति बहुत परेशान थी। शांति, गाय ने दूध दिया होगा, जरा 1 कप दे देती, चाय चढ़ाने जा रही थी। पता नहीं जब से तेरी गाय आई है मुझे इसी के दूध की चाय पसंद है। देती हूँ, रुको, देखना पड़ेगा बचा भी है या नहीं, थोड़ा सा ही रखा है, अब तो कल ही गाय दूध देगी। अरे तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है, ला मुझे पकड़ा दे। निर्मला शांति के हाथ से दूध का गिलास लेकर चली जाती है। ये निर्मला ने तो बहुत परेशान किया हुआ है, इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना ही होगा। अगले दिन निर्मला जब शांति के घर दूध लेने के लिए जाती है तो शांति पहले से ही एक योजना बनाकर बैठी थी। शांति अपनी बहू से बोली, बहू निर्मला सामने से आ रही है, चलो नाटक शुरू करते हैं। तुम्हें पता है बहू, हमारी ये गाय बहुत भाग्यशाली है। एक बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा ने कहा है कि कुछ ही दिनों में हमारी गाय जादुई बनने वाली है। क्या सचमुच हमारी गाय जादुई बन जाएगी? हाँ, एक बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा दोपहर में आए थे, उन्होंने हमारी गाय को देखा और कहा कि आने वाली 20 तारीख तक अगर हम रोजाना रात में अपनी गाय का गोबर अपने घर के आंगन में इकट्ठा करेंगे तो वो गोबर सोने का बन जाएगा। माँ जी जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं रात के समय हमारा गोबर कोई चुरा कर ले गया तो हमारी जगह वो अमीर बन जाएगा। खासकर निर्मला चाची से ये बात छुपा कर रखना, उन्हें पता चल गया तो वो रोजाना गोबर चुरा कर ले जाएंगी। ये दोनों सोच रही हैं मैंने इनकी बातें नहीं सुनी है, पर मैंने तो इनकी सारी बातें सुन ली है। अब ये सारा गोबर मेरा होगा, ढेर सारा सोना मैं रखूंगी। उस दिन निर्मला शांति से दूध लिए बिना ही वापस लौट जाती है और शांति और उसकी बहू जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगती हैं। निर्मला पार्वती को इस बारे में कुछ नहीं बताती। रात के समय जब सब सो रहे थे, निर्मला चुपचाप उठती है और शांति के घर जाती है। अरे बाप रे, गोबर में से कितनी बदबू आ रही है, पर क्या करूं, मजबूरी में इसे उठाकर अपने घर के आंगन तक ले जाना ही होगा। निर्मला गोबर चुराकर अपने घर के आंगन में डाल देती है। अगले दिन पार्वती उठती है और निर्मला से पूछती है, माँ जी हमारे घर के आंगन में गाय का गोबर पड़ा है, बहुत बदबू आ रही है, पता नहीं लगता है कोई गाय रात के समय गोबर कर गई, आपकी चारपाई हटाकर साफ कर देती हूँ। अरे नहीं बहू रुको, ये गोबर मत हटाना, वो मुझे पूजा के लिए उपले बनाने हैं, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं क्या ही बोलूं। अब तो रोजाना ही पार्वती की सास निर्मला गोबर की चोरी करने लगी।
शांति और उसकी बहू तो मजे ले रही थी। गोबर चुराने के चक्कर में निर्मला ने शांति से दूध मांगना बंद कर दिया। निर्मला को तो बस अब हर तरफ सोना ही सोना दिखाई दे रहा था। बस 2 दिन की बात और है, परसों ये सारा गोबर सोने में बदल जाएगा। माँ जी ये भी गुस्सा कर रहे थे, आपने पूरे आंगन में गोबर ही गोबर फैला दिया है। आखिर इस गोबर का करना क्या चाहती हो, और ये गोबर आप लाती कहाँ से हो? मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना कि ये गोबर मुझे चाहिए, परसों के बाद ये गोबर तुम्हें यहाँ नहीं दिखाई देगा। पार्वती चुप हो जाती है। अगले दिन पार्वती जब छत पर कपड़े सुखा रही थी तो उसने पड़ोस की छत पर बैठी शांति और उसकी बहू की बातें सुन ली। देखा बहू, निर्मला का घर गोबर से भर गया है। हमने कैसी अच्छी योजना बनाई, रोजाना इतना दुखी किया हुआ था इस निर्मला ने। आपने सही किया, निर्मला चाची तो उस गोबर को सोने में बदलता हुआ देखने के लिए कितनी उत्साहित हो रही हैं। पर जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाएंगी। उन्हें आपने अच्छा सबक सिखाया है। अच्छा तो ये बात है, ये दोनों सास बहू माँ जी का मजाक बना रही हैं। मुझे इन्हें सबक सिखाना। पार्वती निर्मला को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर निर्मला को बहुत दुख होता है। माँ जी आप चिंता मत करो, देखना कल शांति मौसी आपसे खुद माफी मांगेंगी। मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करो। अगले दिन निर्मला शांति के पास जाती है। शांति ये लो मुंह मीठा करो, तुम्हारे कारण आज हम लखपति बन गए। पूरे 50 लाख रुपए का सोना बिका है, घर में सब बहुत खुश है। सारे गोबर का सोना बन गया। मुझे उन बाबा का पता दे दो, मैं उनसे मिलकर उन्हें भी धन्यवाद बोलाऊंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो निर्मला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तो तुमसे झूठ बोला था। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे घर कोई बाबा नहीं आए। शांति के मुंह से सच्चाई निकल ही जाती है। इतनी देर में पार्वती भी वहां आ जाती है। शांति मौसी, हम तो आपके मुंह से सच्चाई उगलवाना चाहते थे और वो सामने आ गई। आज के बाद सासू माँ आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगी। आपने मेरी सासू माँ को चोर बना दिया, शर्म आनी चाहिए आपको। वो तो आपको अपना मानकर थोड़ा बहुत कुछ मांग लेती थी, पर आपने उनके अपनेपन का मजाक बनाया। चलो सासू माँ, आज के बाद इनके घर आने की कोई जरूरत नहीं है। पार्वती निर्मला के साथ घर आ जाती है। शांति चाहते हुए भी अपनी इस गलती की माफी निर्मला से नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि निर्मला को उसकी इस बात से बहुत ठेस पहुंची है और अब ये आपसी प्रेम का रिश्ता कभी ठीक नहीं होगा। माँ जी, मैंने आपको मना किया था, इस घर में अगर आम आए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, पर आपने फिर आम मंगवा लिए। आपको पता है मुझे आम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तुझे पसंद नहीं है तो मुझे तो पसंद है। मैंने राजेश से कहकर स्पेशल दशहरी और चौसा आम मंगवाए हैं। आज आम के साथ मैं 1 रोटी ज्यादा खाऊंगी। ठीक है, आप खाओ आम, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ, तुम छत पर बैठकर आम खा लो। प्रिया, तब तक तुम कमरे में बैठ जाओ। ये अच्छी जोर जबरदस्ती है। सीजन का फल भी नहीं खा सकते। दुनिया आम खाती है, हमारे ही घर में आम खाने पर पाबंदी है। तेरे पिताजी आम खरीद कर लाते थे, हम बाल्टी भर कर रख लेते थे और 2-2 किलो आम खा जाते थे। और तेरी बहू के आने के बाद तो जैसे आम मुझे सूंघ सूंघ कर खाना पड़ रहा है। जा रही हूँ मैं, छत पर बैठकर आराम से खाऊंगी आम। प्रिया को आम खाना पसंद नहीं था। उसके सामने अगर कोई आम खाए तो वो गुस्से में आ जाती थी, और इसके उलट सुलोचना को आम खाना बहुत पसंद था और वो आम खाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। इसी कारण जब भी आम का सीजन आता था तो दोनों सास बहू की लड़ाई शुरू हो जाती थी। एक दिन सुलोचना सब्जी मंडी गई और उसने देखा कि एक आम वाला भैया सस्ते दामों में बड़े ही रसीले आम बेच रहा था। उसका मन ललचा गया। मन तो कर रहा है अभी हाथों हाथ ये आम खरीद कर खा लूं। प्रिया के चक्कर में कितना तरसना पड़ता है आम खाने के लिए। काश ऐसा होता कि प्रिया आम खाने की सबसे बड़ी शौकीन बन जाती। सुलोचना अपने आप से बातें करती आ रही थी, तभी उसे पेड़ के नीचे बैठे एक साधु बाबा मिलते हैं। वो उन्हें माथा टेकती है और खरीदे हुए आमों में से कुछ आम बाबा के सामने रख देती है। बाबा, ये कुछ आम आप रख लीजिए। इतने सारे आम तुमने मुझे दे दिए, अपने घर के लिए नहीं रखे? बाबा, मेरे घर पर मेरे अलावा ये आम और कौन खाएगा? मेरा बेटा मुश्किल से 1 आम खाता है और मेरी बहू तो आम से इतनी नफरत करती है कि मैं घर में आम खा ही नहीं सकती। चोरी छुपकर मुझे आम खाने पड़ते हैं। बस इतनी सी बात? तो आज से तुम्हारी बहू को सबसे ज्यादा आम खाने ही पसंद आएंगे। वो दिन रात आम खाए बिना नहीं रहेगी। ये आम लो और इसका छोटा सा हिस्सा किसी भी तरह अपनी बहू को खिला देना। जैसे ही ये आम बहू खाएगी, उसी पल आम उसका पसंदीदा फल बन जाएगा। साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर सुलोचना घर आ जाती है और बहाने से उस आम के टुकड़े को प्रिया को खिला देती है। उसी शाम, माँ जी, फ्रिज में कुछ आम रखे थे, वो दिखाई नहीं दे रहे। आम खाने का बड़ा मन था। हाँ, वो फ्रिज में ऊपर वाले डब्बे में है। चलो हम दोनों मिलकर आम खाते हैं। दोनों सास बहू मिलकर आम खाती हैं, पर प्रिया को तो और आम खाने थे।
वो और आम खाने की मांग करती है। सासू माँ, मुझे और आम खाने हैं, मैं राजेश को फोन कर देती हूँ, वो बाजार से ले आएंगे। प्रिया को ऐसा करते देख सुलोचना बहुत खुश थी। आखिर आम उसे भी बहुत पसंद थे और अब उससे भी ज्यादा से ज्यादा आम खाने को मिल रहे थे। राजेश भी जब प्रिया को आम खाने के लिए कहते हुए सुनता है तो वो भी हैरान रह जाता है। राजेश आम खरीदकर घर पहुंचता है। सुलोचना के हिस्से में एक आम आता है, बाकी के सारे आम प्रिया खा जाती है। सुलोचना इस बात को अनदेखा कर देती है। अब तो प्रिया जब देखो तब आम ही खाती रहती थी। सारी रसोई में आम के छिलके बिखरे रहते थे। प्रिया को इतने ज्यादा आम खाते देख सुलोचना परेशान होने लगी। एक दिन राजेश किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। सुलोचना भी इस बीच बाजार नहीं जा सकी और घर पर आम नहीं रखे थे। प्रिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। माँ जी, मुझे आम खाने हैं, फ्रिज में आम क्यों नहीं है? आप मुझे कहीं से भी आम लाकर दो, मैं आम खाए बिना नहीं रह सकती। क्या मुसीबत मोल ले ली, रात के 10 बज रहे हैं, अब इस समय आम कहाँ से लाऊं? मुझे किसी भी कीमत पर आम खाने हैं। अब तो एक ही रास्ता बचा है, नुक्कड़ पर जो फल की दुकान है वहां से आम लाने होंगे। सुलोचना प्रिया को लेकर पड़ोस में बनी फल की दुकान पर जाती है, पर दुकान बंद हो चुकी थी और प्रिया आम खाने के लिए शोर मचा रही थी। उसका शोर सुनकर कोई आ न जाए, सुलोचना उससे बोली, प्रिया, अगर ऐसे शोर मचाए तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम दोनों को इस दुकान से आम की चोरी करनी होगी। कोई बात नहीं माँ जी, हम आम की चोरी भी कर लेंगे, पर कम से कम रसीले आम खाने को तो मिल जाएंगे। तुम पतली हो, इस खिड़की के रास्ते तुम दुकान के अंदर चली जाओ और सामने रखी आम की पेटी में से आम उठा लाना। फलों की दुकान में एक खिड़की बनी थी। प्रिया किसी तरह उस खिड़की को खोलकर अंदर जाती है और ढेरों आम चुरा लेती है और थैले में भर लेती है। दोनों सास बहू आम की चोरी करके घर आ जाती हैं। प्रिया को तो आम खाने से मतलब था, वो इस बात पर ध्यान नहीं देती और सारे आम खा जाती है। अगले दिन पड़ोसन सुलोचना को मिलती है। तुम्हें पता है सुलोचना बहन, पड़ोस में जो फल वाला है उसकी दुकान से रात को आम चोरी हो गए। दुकान में फल बिखरे हुए थे, सुना है कोई आम चोर था, चोर ने खाली आम ही चुराए। पड़ोसन की बात सुनकर बराबर में खड़ी प्रिया हंसने लगती है। सुलोचना उसे घूर कर देखती है और पड़ोसन से बात करके घर के अंदर आ जाती है। अगली रात फिर प्रिया सुलोचना से कहती है, माँ जी, दोबारा उसी फल वाले की दुकान पर चलते हैं ना, उसके आम बहुत ही बढ़िया थे। नहीं, अब दोबारा नहीं, और आम फ्रिज में रखे हैं, तुम वो खा लो, राजेश आ जाएगा तो बाजार से मंगवा लेंगे। माँ जी, फ्रिज में जो आम रखे थे वो तो मैंने सुबह ही खा लिए, अगर आप नहीं चलोगी तो मैं अकेले ही आम चोरी करने चली जाऊंगी। प्रिया तो आम चोरी करने की जिद पकड़कर बैठी थी। अब सुलोचना के पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों सास बहू फिर से फल की दुकान पर आम की चोरी करने चली गईं। पर जैसे ही प्रिया आम चुराकर खिड़की से बाहर आई, दुकानदार सामने आ गया और चोर चोर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए। सबको जब पता चला कि सुलोचना और प्रिया आम चोर हैं तो सब हैरान रह गए। राजेश आया तो उसे सारी बात पता चली। वो साधु बाबा को बुलाने गया और उन्हें लेकर आया। साधु बाबा ने सारी सच्चाई दुकानदार और मोहल्ले वालों के बीच कही, जिसे सुनकर सब चौंक गए। हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है? साधु बाबा, मेरी बहू करेले की सब्जी नहीं खाती, कोई ऐसा मंत्र फूंक दीजिए ताकि मेरी बहू करेले की सब्जी खाने लगे। पड़ोसन को ऐसा कहते देख सबकी नजरें मोहल्ले में सब्जी की दुकान चलाने वाले पर थी। कल से मेरी दुकान पर करेला नहीं मिलेगा, बाकी सब्जियां सब मिल जाएंगी। हाँ। और सब्जी वाले की बात सुनकर सब जोर से हंस देते। Thank you for watching. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, share, and comment on the video.